प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मराठा राज्य के एक महान नेता नाना फडणवीस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे महादजी सिंधिया के बारे में। महादजी सिंधिया भी पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति का नेतृत्व करने वाले एक महान सेनानायक रहे। पानीपत के तृतीय युद्ध में हमने देखा था कि मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था और उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा था। किंतु 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, इस संधि के होने तक मराठा सरदारों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक वापस प्राप्त कर लिया था। इस संधि के बाद मराठों के सामने मुख्यतः दो कार्य थे। प्रथम, मैसूर के सुल्तान टीपू की बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा, उत्तर भारत में खासतौर पर दिल्ली में मराठों की सत्ता को पुनः स्थापित करना। इन दोनों कार्यों को पूरा करने का दायित्व मराठा राज्य के दो महान राजनीतिज्ञों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने पेशवाई के लड़खड़ाते हुए कदमों को बल प्रदान किया तथा अंधकार में डूबे हुए मराठा राज्य को एक नई रोशनी प्रदान की। ये दोनों राजनीतिज्ञ थे महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे महादजी सिंधिया के प्रारंभिक जीवन की। तो महादजी सिंधिया के वंश का प्रथम व्यक्ति राणोजी था। उसको पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक जागीर प्रदान की थी। यहीं से सिंधिया वंश का उत्थान प्रारंभ हुआ। राणोजी के 5 पुत्र थे, उन्हीं में से एक थे महादजी। महादजी के चारों भाई युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे। पानीपत के युद्ध में महादजी किसी प्रकार बचकर भाग निकले। रास्ते में अफगान घुड़सवारों ने उन पर आक्रमण किया। इसमें महादजी के प्राण तो बच गए, किंतु उनका एक पैर उम्र भर के लिए खराब हो गया। सिंधिया वंश में महादजी के अलावा अब कोई नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में अब वह सिंधिया वंश की जागीर के उत्तराधिकारी बने। महादजी ने सर्वप्रथम इस महत्व को समझा कि सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा चुके थे। इसलिए अगर अंग्रेज़ों से मुकाबला करना था तो भारतीय सेना को या भारतीय राजाओं को भी अपनी सेना को पश्चिमी शैली से ही प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। अतः इस चीज़ को समझते हुए महादजी ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने फ्रांसीसी सेनानायक डी ब्रायन को अपनी सेना में नियुक्त किया, जिसके सुपरविजन में या जिसके निरीक्षण में सेना को पाश्चात्य पद्धति से प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार जल्द ही महादजी ने एक सुदृढ़ सेना का गठन कर लिया। 1772 ईस्वी में महादजी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली के सिंहासन पर पुनः बिठाया गया। पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पूना दरबार में जो संघर्ष शुरू हुआ, उसके कारण महादजी को अगले 10 वर्षों तक दक्षिण भारत में रहना पड़ा। सालबाई की संधि के बाद महादजी ने पुनः उत्तर भारत में अभियान किए। उत्तर भारत में अपनी सत्ता को जमाने का उन्होंने प्रयास किया। अब हम बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में महादजी की क्या भूमिका रही। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच विद्यार्थियों 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच में संघर्ष चलता रहा, जिसे आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें महादजी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बम्बई सरकार ने 1778 ईस्वी में मराठों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। जब ब्रिटिश सेना कर्नल ईगर्टन के नेतृत्व में मराठों से पराजित हो गई, तब उसके स्थान पर कर्नल काकबर्ग को नियुक्त किया गया, जबकि मराठा सेना का नेतृत्व योग्य सेनानायक मल्हार राव होलकर तथा महादजी सिंधिया ने किया था। दोनों पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष में अंग्रेज पराजित हुए। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों को मराठों से एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा, जो बड़गांव समझौता के नाम से जाना जाता है। बड़गांव का ये समझौता 19 जनवरी 1779 ईस्वी को किया गया था। यह समझौता अंग्रेजों के लिए बेहद अपमानजनक था, इसलिए कर्नल हेस्टिंग्स ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और 2 सेनाएं मराठों के खिलाफ भेज दी। कर्नल पोफम के नेतृत्व में एक सेना उत्तर में ग्वालियर की ओर बढ़ी। उसने 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले को छीन लिया। इसी आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान सीपरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना तथा कर्नल पोफर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में महादजी को पराजय मिली। परास्त महादजी ने 13 अक्टूबर 1781 को अंग्रेजों से एक समझौता कर लिया।
इसमें उसने अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि वह मराठों से भी उनकी संधि करा देगा। यद्यपि उत्तर में महादजी से अंग्रेजों ने संधि कर ली थी, किंतु गुजरात में ये युद्ध अभी भी जारी था। आखिरकार 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि संपन्न करवाने का श्रेय महादजी को था। इस संधि से जहां एक ओर पेशवा के प्रभुत्व में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मराठा संघ में भी महादजी का प्रभाव बढ़ गया। अब हम बात करेंगे मुगल दरबार में महादजी की भूमिका की। अंग्रेजों ने महादजी को यह आश्वासन भी दिया कि वे शाह आलम के दरबारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा दिल्ली में महादजी को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, जिसके फलस्वरूप मुगल दरबार में महादजी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अपनी समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी भी महादजी को सौंपना चाहता था। अतः अब महादजी दिल्ली की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने 27 जुलाई 1783 ईस्वी को ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली। 1784 ईस्वी में महादजी ने गोहद के राणा को पराजित कर गोहद के किले पर भी अधिकार कर लिया। अक्टूबर 1784 में महादजी आगरा पहुंचा। नवंबर 1784 में मुगल सम्राट ने महादजी को वकील मुतल्लक की उपाधि प्रदान की, लेकिन महादजी का मानना था कि यह सम्मान केवल पेशवा को ही दिया जा सकता है। अतः मुगल सम्राट ने बाद में ये उपाधि पेशवा को देकर महादजी को नायब वकील मुतल्लक नियुक्त किया, यानी वकील मुतल्लक का उप उसको नियुक्त किया। शाह आलम ने मुगल साम्राज्य की समस्त व्यवस्था का भार महादजी को सौंप दिया। महादजी ने भी अपनी इस नई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया और उसने मुगल दरबार में सम्राट के अनेक विरोधियों का दमन किया, लेकिन इन गतिविधियों में महादजी का बहुत सारा समय और धन भी खर्च हो गया तथा उस पर तकरीबन 80 लाख रुपए कर्ज हो गए। महादजी को पूना से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, क्योंकि नाना फडणवीस महादजी को संदेह की दृष्टि से देखता था। वह ये सोचता था, और वहीं दूसरी ओर एक अंग्रेज जो उस समय एक प्रमुख शक्ति भारत में हो चुकी थी, तो वह भी महादजी के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित थे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। अतः 1784-85 के दौरान महादजी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं महादजी के राजपूतों के साथ कैसे संबंध रहे। तो आप लोग जानते होंगे कि मराठों ने राजपूत राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्षों में भाग लिया था और उन पर प्रभाव जमाकर वहां से धन वसूली का काम उनके द्वारा किया गया था, और इसी प्रकार का कार्य जयपुर में भी हुआ था। और जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष के प्रश्न में भाग लेकर मराठों ने उनसे चौथ वसूली और वार्षिक कर की मांग की थी, लेकिन 1786 तक जयपुर राज्य ने न तो मुगल सम्राट को अपना वार्षिक कर अदा किया था और न मराठों को चौथ ही चुकाई। अतः वकील मुतल्लक नियुक्त होने के बाद महादजी ने जयपुर राज्य से दोहरी मांग की। जयपुर के शासक द्वारा उसकी मांग पूरी न कर पाने के कारण महादजी ने उसके विरोध की तैयारी की। 28 जुलाई 1787 को तुंगा के मैदान में दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महादजी को विवश होकर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जयपुर राज्य की मदद के लिए जोधपुर राज्य की सेना भी आ गई थी। लेकिन 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें महादजी विजयी रहा। जोधपुर की सेना भाग खड़ी हुई, तब महादजी जोधपुर की ओर बढ़ा। 10 सितंबर 1790 को मेड़ता का युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर की सेना पराजित हुई तथा जोधपुर के शासक को महादजी के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार महादजी को 60 लाख रुपए सांबर तथा अजमेर का परगना प्राप्त हुआ। फरवरी 1791 में जयपुर के साथ भी संधि हो गई, जिसमें चौथ के 17 लाख रुपए तथा मुगल सम्राट के वार्षिक कर की उचित रकम तय की गई। चूँकि अभी हमने देखा था कि तुंगा के मैदान में महादजी को पीछे हटना पड़ा था, तो इसका अर्थ सम्राट शाह आलम ने ये समझा कि महादजी का पतन हो गया है और वो एक अलग संरक्षण में जाने की बात सोचने लगा और वह पठान नेता गुलाम कादिर के संरक्षण में चला गया। लेकिन विद्यार्थियों, गुलाम कादिर जो है कृतज्ञ नहीं था और उसने
सम्राट शाह आलम को गद्दी से हटा दिया और उसे अंधा करवा दिया। तब शाह आलम ने पुनः महाजी के संरक्षण की याचना की और महाजी ने अक्टूबर 1788 में शाह आलम को वापस गद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार मुगल दरबार में महाजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं महाजी और नाना फडणवीस के संबंधों की। नाना फडणवीस जो कि मराठा राज्य का एक प्रमुख केंद्र शक्ति बन चुका था। तुंगा के युद्ध के बाद महाजी ने नाना फडणवीस को सहायता के लिए लिखा था, लेकिन नाना ने उसको कोई सहयोग नहीं दिया, क्योंकि नाना ये मानता था कि या ऐसा उसका मानना था कि महाजी उत्तर भारत में एक अलग राज्य स्थापित करना चाहता है। नाना का ये सोचना सही नहीं था, क्योंकि महाजी तो स्वयं को पेशवा का सेवक ही समझता था, इसलिए वो अलग राज्य स्थापित तो कर ही नहीं सकता था। उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद महाजी 12 वर्ष बाद पूना लौटा। वह नाना के साथ अपने मतभेद दूर करना चाहता था, लेकिन नाना अपनी संदेहात्मक प्रवृत्ति के कारण ये सोच रहा था कि महाजी पूना पर नियंत्रण करना चाहता है, इसीलिए वो वापस दक्षिण लौट रहा है। अतः उसने अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस से सैनिक सहायता देने की प्रार्थना की। यद्यपि कॉर्नवालिस ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। 1792 से 1794 ईस्वी तक महाजी पूना में रहा, लेकिन नाना ने मराठा राज्य के संगठन के बारे में कोई विचार विमर्श उससे नहीं किया। अपितु उसकी पूरी कोशिश यही रही कि पूना में महाजी का महत्व न बढ़ने दिया जाए। यद्यपि महाजी ने नाना के संदेह को दूर करने का भरसक प्रयास किया, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। इसी दौरान सिंधिया व होलकर में भी प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। सिंधिया के सेनानायक डी ब्रायन ने 1793 ईस्वी में होलकर को लाखेरी के युद्ध में पराजित कर दिया। इससे पूना में सिंधिया की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके कुछ समय बाद जून 1793 में महाजी बीमार हो गए तथा 12 फरवरी 1794 को मराठा राज्य का ये आधार स्तंभ ढह गया। इस प्रकार महाजी सिंधिया ने मराठा राज्य के प्रभाव को मराठों की सत्ता को पानीपत के पराजय के बाद बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं महाजी के मूल्यांकन की उन्होंने किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उनका मराठा राज्य की रक्षा में क्या योगदान रहा। तो महाजी सिंधिया अपने युग का सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं सैन्य संचालक था। उत्तरी भारत में मराठा प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय महाजी को ही है। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था तथा वह व्यवहार कुशल भी था। महाजी ही प्रथम व्यक्ति था जिसने पाश्चात्य युद्ध शैली के महत्व को समझकर अपनी सेना में भी इस शैली को अपनाया। दुर्भाग्यवश नाना ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। यदि नाना ने आवश्यकता के समय उसको सहयोग दिया होता तो आज मराठा इतिहास अलग ही होता। मराठा संघ को दी गई उसकी सेवाएं अतुलनीय थी। उसने अनेक अवसरों पर नाना के विद्रोही सरदारों के खिलाफ नाना को मदद दी थी। तेलगांव में अंग्रेजों को भी उसी ने पराजित किया था। इसीलिए सर यदुनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है कि महाजी सिंधिया अपने समय के उत्तर भारत के इतिहास में एक दैत्य के समान था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाजी सिंधिया की सेवाएं मराठा साम्राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन नाना फडणवीस की संदेहात्मक प्रवृत्ति के कारण मराठा राज्य को, मराठा शासन को वो लाभ नहीं मिल पाया उसकी सेवाओं को जो मिलना चाहिए था। धन्यवाद।